फ्रैंकली बिंदास होकर बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। देखिए अभी तक, अच्छा अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कोई क्वेश्चन, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनमें से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, रियान मुझे बताओ लास्ट क्लास में हमने कहां पे वाइंड अप किया हुआ था, प्लीज एक बार मुझे रिमाइंड करो। मेगास्पोरोजेनेसिस मैंने बता दिया था ना, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। राइट, मेगास्पोरोजेनेसिस बता दिया था, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक ये बताया था, फॉर्मेशन ऑफ क्लास में तो आप थे, रेयान भी था। अच्छा ठीक है, मैंने नहीं बताया था, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके पहले जो लोग नए आए हैं उनको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं। तो हम ये पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। फीमेल गैमेटोफाइट, देखिए तो फीमेल गैमेटोफाइट में हम क्या पढ़ चुके थे। तो हमने आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि फॉर सेक ऑफ एग्जांपल जो हमारा फीमेल माइक्रोस्पोरेंजिया थी, है ना, जिससे कि हम क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ये हमारी एक कोई ओवरी हो गई, ये ओवरी हो गई, और मैंने आपको बताया था कि ओवरी के नीचे, इसके नीचे यहाँ पे थैलेमस पाया जाता है, जिसमें प्लांट के जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसी थैलेमस पे रखे हुए होते हैं। तो थैलेमस वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर प्लांट के जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो रखे हुए होते हैं। ये फ्लावर को प्लांट से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की तरह फंक्शन करता है, ग्रीन कलर का होता है। इसी थैलेमस के पास से छोटे 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 ग्रीन कलर के कुछ इस तरह के लीव्स निकलती हैं, लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको इनमें सेपल्स कहा था। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि इसी में क्या होता है कि कुछ इस तरह से पेटल्स जुड़े होंगे, है ना। पेटल्स के वर्ड को हम लोग कोरोला कोरोला कहते हैं ना, इस तरह से पेटल्स जुड़े हुए होंगे। और पेटल्स के साथ में यहाँ पे स्टेमन्स जुड़े हुए होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। और इसके साथ में ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा हुआ था कि नीचे वाला पार्ट जो हो गया ये आपका ओवरी हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको कि हम लोग स्टिग्मा बोलेंगे, स्टिग्मा कहेंगे, राइट। और इसके ऊपर ये स्टिग्मा हो गई, ये नीचे वाला पोर्शन स्टाइल हो गया। फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अब जो मेगास्पोर होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा हुआ था कि यहाँ से इस तरह से ओव्यूल होता है। तो ये हमारा एक ओव्यूल हो गया। मैंने ये ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। इस ओव्यूल के अंदर, ठीक है, तो ये ओव्यूल होता है, यही ओव्यूल आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करता है। होप आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है ना। तो ये बात हम पढ़ चुके थे कि ये ओव्यूल हो गया और ओव्यूल के अंदर इस तरह से एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक ही मेनली जो होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट यही होता है। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल का फॉर्मेशन तो पढ़ चुके हैं,
यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए है क्या, तो ये वाला जो पार्ट हो गया, इस पार्ट को तो हम आप कहते हैं ओवरी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक बात है लेकिन ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरी से तो बन गया फ्रूट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो आपका इंटरनल वाला पार्ट है, एम्ब्रियो सैक, या रेदर देन एम्ब्रियो सैक इज कंप्लीट ओव्यूल की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका ओव्यूल। ओव्यूल किसी एग्री ओवरी में सिंगल हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे देखिए, मैंगो में सिर्फ एक ही सीड पाया जाता है, इसका मतलब कि मैंगो के ओवरी में एक ही ओव्यूल रहा होगा। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे प्लांट है, जैसे भिंडी हो गई है ना, लेडी फिंगर हो गया, उसके अंदर बहुत सारे सीड पाए जाते हैं। इसका मतलब कि उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल रहेंगे। तो ओव्यूल क्या होते हैं, ओव्यूल आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ओव्यूल के अंदर आपको जो मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, है ना। ये पार्ट हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक। अब देखिए, एम्ब्रियो सैक किस चीज का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करता है आगे चल के एम्ब्रियो का, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। यही एम्ब्रियो, आप क्या होता है, यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड के अंदर डोरमेंट कंडीशन में पड़ा होता है। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद एम्ब्रियो क्या करता है, ये जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट करने के बाद यहीं से दो चीजों का फॉर्मेशन होता है। इस चीज का, एक तो नीचे की ओर बनती है रेडिकल। तो जब सीड जर्मिनेट होता है, ये इस तरह का आपका सीड हो गया, सीड के अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है, सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। एम्ब्रियो कहां से बना हुआ है, एम्ब्रियो सैक से बना हुआ है। ये एम्ब्रियो सैक जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेट करता है, और नीचे की तरफ एक रूट जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, और ऊपर की तरफ शूट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिससे लीव्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा। इस नीचे वाले पार्ट को हम कहते क्या है, इस नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, ठीक है ना। तो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल को, तो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर की तरफ ये जो पड़ा हुआ था, ये क्या है, ये एम्ब्रियो है। तो किसी सीड के अंदर एम्ब्रियो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट पे पड़ा होता है। जब सीड को बो दिया जाता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो यही एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है। एम्ब्रियो जर्मिनेट करके ऊपर की तरफ प्ल्यूम्यूल का फॉर्मेशन करता है, नीचे की तरफ रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, अब देखिए, जो प्ल्यूम्यूल होती है, तो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल बनते हैं। रेडिकल और प्ल्यूम्यूल से बनता क्या है, प्ल्यूम्यूल से बनता है शूट सिस्टम। वो हर चीज जो एरियल है, जो जमीन के ऊपर प्लांट का पार्ट, उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। तो प्ल्यूम्यूल से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, और रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां तक सबको एकदम कोरिलेशन क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, ग्रेट। तो इसको आपने ड्रॉ कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज इसको कीजिए जरूर। डन। तो नए बच्चों को समझ में आ रहा है, जैसे द्रक्षा, खदीजा शायद पहले क्लास में रह चुकी है ना, या आपकी भी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है? फिर उससे सुलेहा को तो मैं जान गया, सुलेहा लास्ट क्लास में थी। जुहा पहली क्लास है, या पहले भी वो कर चुके हैं? अच्छा, खदीजा, हाँ खदीजा तो ठीक है, आप पहले थे। और द्रक्षा, ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। आप लोग बिल्कुल, जो नए लोग हैं, बिल्कुल हेजिटेट ना करें, कहीं पे ना समझ में आए तो पूछना, ठीक है। जुहा, इज इट योर फर्स्ट क्लास, और पहले भी आप क्लास ले चुके हो? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो नोट कर लिया हो, होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और आपको इस समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, ये हम लोग बात करने वाले थे, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हो। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू जुआ। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया सब लोगों ने, आगे बढ़े।
ठीक है, ग्रेट। तो मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से रिमूव कर रहा हूं स्क्रीन को, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था कि एम्ब्रियो सैक जब बनता है तो इस ओवरी के अंदर, थोड़ा सा ओवरी का मैं साइज बढ़ा देता हूँ। तो हमने ये पता किया था कि ओवरी के अंदर, है ना, क्या होता है, एक न्यूसेलस एक टिश्यू होता है ना। ओवरी के अंदर बहुत ढेर सारे टिश्यू थे और इन ढेर सारे टिश्यूज को हमने बोला न्यूसेलस। और न्यूसेलस के ही अंदर यहाँ पर ही, है ना, यहाँ पर ही एक सेल थी, वो बड़ी हो गई जिसका साइज बढ़ गया। इस सेल को, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ची स्पोरियल सेल बोलते हैं। ये बताया था ना सेल। तो मैंने आपको बताया था ये जो आर्ची स्पोरियल सेल है ना, या आर्ची स्पोरियल सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर्ची स्पोरियल सेल खा पी करके बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, मतलब इसमें ग्रोथ हो जाती है। तो आर्ची स्पोरियल सेल में, और इसके अलावा बाकी का जो बहुत सारे टिश्यूज, पैरेनकाइमस टिश्यूज इसके चारों तरफ फैले हुए हैं, ये सब पैरेनकाइमस टिश्यूज हैं। इनको हम लोग, इन ग्राउंड टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, तो न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस यहाँ पर पैरेनकाइमेटस टिश्यूज थे, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज। ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, इनमें ये जो आर्ची स्पोरियल सेल है, ये आर्ची स्पोरियल सेल देखिए डिवाइड करती है ना। आर्ची स्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, और इस आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड करने से पहले क्या करती है, मैंने आपको बताया, ग्रोथ करती है, मतलब मैच्योर होती है। तो इसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने का क्या मतलब होता है, बहुत सारा फूड इकट्ठा कर। तो देखिएगा, जब भी कोई भी सेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाती है, आगे चल के उसको जाइगोट बनना है। तो ग्रोथ करने के लिए क्या करती है, ग्रोथ करने के लिए अपने अंदर कर लेगी, उसका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ग्रोथ करने के बाद अब ये बन जाती है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो आर्ची स्पोरियल सेल ही ग्रो करके मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है, मदर सेल। तो ये बन गई मेगास्पोर मदर सेल। तो आर्ची स्पोरियल सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब होता है, हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूसेलस था, ये डिप्लॉइड था, आर्ची स्पोरियल सेल डिप्लॉइड थी, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी। अब क्या हुआ, मेगास्पोर सेल मियोसिस में जाएगी। अब हमें ये पता है कि देखिए, मियोसिस दो पार्ट में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, है ना। तो मियोसिस, किसी को यहाँ पे डाउट हो तो पूछ लीजिए। आर्ची स्पोरियल सेल ऑल्सो प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम। उसको हम आर्ची स्पोरियल सेल, वहां पे एक टर्म नहीं यूज करते, वहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, सीधे हम टर्म यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम इसको पहले आर्ची स्पोरियल सेल बोलते हैं, दैट इज द डिफरेंस, है ना। ये सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारी आर्ची स्पोरियल सेल बन गई, और आर्ची स्पोरियल सेल से ही क्या हुआ, इसमें ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होकर के इसने मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें रिडक्शन डिवीजन, हमें पता है कि मियोसिस दो स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो जब मियोसिस फर्स्ट होती है ना, तो रिडक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये कहूंगा, पहले हुई मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी, और यहां पर दो छोटी छोटी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये हैप्लॉइड होंगी, है ना। इसके बाद क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा, जिसे हम मियोसिस, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज मियोसिस फर्स्ट, पहले तो फर्स्ट होगी ना। तो मियोसिस दो स्टेज में होती है, पहले मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर से मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड में फिर से दो सेल डिवाइड होती हैं। तो फिर से हर सेल दो दो सेल का फॉर्मेशन करती है, एवरी सेल में एक टू सेल्स, है ना। तो यहाँ पर ये हैप्लॉइड सेल हो गई, ये हैप्लॉइड सेल हो गई, ये डिवाइड हुई, और यहाँ पे फिर से दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से जब भी मियोसिस होगी, तो एक मदर सेल से चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये जो डॉटर सेल बनी, इनको हम लोग कहते क्या है, इन्हें हम बोलते हैं मेगास्पोर।
लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जाती है, रिडक्शन डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो यहाँ 2n से n हो गए, आधे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। 4 माइक्रोस्पोर में इनमें से 4 माइक्रोस्पोर जो बनते हैं यहाँ पे 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ये बात भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो यहाँ पे जो 3 होते हैं दे डिजेनरेट, तो यहाँ पे डिजेनरेट हो जाते हैं। तो डिजेनरेट होने के बाद कैसे होते हैं? इस तरह से एक कंज्यूम हो जाते हैं। आप इन सेल्स को यूं कहें कि ये सेल्स डिजेनरेट हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, और इनके डिजेनरेट हो जाने के बाद एक सेल का फॉर्मेशन होता है जो फंक्शनल सेल होती है। तो यहाँ पर ये 3 तो डिजेनरेट हो गई और बाकी एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये जो बड़ी सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो बाकी की तो 3 डिजेनरेटेड थी, इसे हमने बोला फंक्शनल मेगास्पोर। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे डेवलप होगी, डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद, है ना, इसमें फिर से डिवीजन होगा, ठीक है, और इसके बाद ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तो यहां पर एक बात और गौर करने लायक है, ठीक है ना, इट नीड टू बी नोटेड डाउन कि फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, इसमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? इसमें सिंपल डिवीजन होता है, मतलब इसमें माइटोसिस होती है, ठीक है, और माइटोसिस डिवीजन के बाद एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब बताइए यहां तक बात समझ में आई या किसी को कोई डाउट हो? किसी को डाउट हो प्लीज पूछिए, किसी को कहीं पे डाउट हो? सर ये नेसेसरी है कि सारे मतलब फोर सेल्स में से 3 सेल्स हमेशा डीजेनरेट हो जाएं? एग्जैक्टली ये यूनिवर्सल है। मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि ह्यूमंस में भी ये फेनोमेना होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप देखोगे नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक ह्यूमन में एक मेगा स्पोर मदर सेल से कितने ओवम का फॉर्मेशन होगा, या यूं पूछा गया कि देयर आर 80 मेगास्पोर मदर सेल एंड आफ्टर डिवीजन हाउ मेनी ओवम विल बी प्रोड्यूस। तो जब 80 डिवाइड होंगे तो 80 से 80 ही बनेंगे, क्योंकि 80 into 4 होगा, लेकिन इसमें जो बाकी के 3 होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे, तो इसमें 80 बनेंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 80 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, है ना, तब आपका आंसर होगा 320। ठीक, तो ये यूनिवर्सल फेनोमेना है कि कभी भी मेगास्पोर एक से ज्यादा नहीं बनते, एक ही बनते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? अच्छा, फिर ट्विन कैसे बन जाते हैं? ट्विन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं भी पूछ लूं, बताओ भाई। वो डीजेनरेट नहीं होता तब। क्या बात है, वेरी गुड। किसने बताया? Who's that fellow? आयशा। आयशा, वेरी गुड गुड गुड। ऐसे होता है, देखो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होती है कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल मेगास्पोर बन जाते हैं, बट दैट इज नॉट ए रेगुलर फिनोमेना, दैट इज एबनॉर्मल फिनोमेना। आप जानते हो ट्विन्स मतलब अगर हजारों बच्चे पैदा होते हैं उसमें से बहुत कम ट्विन्स होते हैं, है ना, तो ये एबनॉर्मल फिनोमेना। अगर यहाँ पे तीनों डिजेनरेट नहीं हुए, 2 फंक्शनल मेगास्पोर हो गए, तो 2 स्पर्म से फ्यूज हो जाएंगे, और इस कंडीशन में क्या हो सकता है? देखिए इस कंडीशन में जब ट्विन्स बनेंगे, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग ह्यूमंस में पढ़ेंगे। ह्यूमंस में ट्विन्स जब बनते हैं, अगर 2 एग बने हैं तो आप ये जान लीजिए कि दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है। लेकिन अगर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बना है, ये फर्टिलाइज हो गया, इसके बाद ये फंक्शनल मेगास्पोर जाइगोट बना, जाइगोट 2 पार्ट में टूट के डिवाइड हो गया, तो या तो दोनों लड़के बनेंगे या दोनों ही लड़कियां बनेंगी, कभी एक लड़का और एक लड़की नहीं, ट्विन्स नहीं हो सकते उस कंडीशन में। ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ द कंडीशंस, है ना, और ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपने नोट कर लिया, सबको समझ में आ गया हो, है ना? आगे चलें। सर जब जाइगोट ब्रेक हुआ तो उसमें माइटोसिस हो गया। हाँ, माइटोसिस होती है, इसीलिए आप देखो ना कि कई बार क्या होता है ना कि 2 बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, सर जुड़ा हुआ है ना, हाँ, सर जुड़ा होता है, स्टमक जुड़ा होता है, हैंड्स जुड़े हुए हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है कि जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो, लेकिन कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो पाया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ट्विन्स ऐसे बनते हैं जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए रह जाते हैं। ठीक है, यस सर।
तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, यहाँ तक तो मैं पढ़ा चुका हूँ। दैट वाज द रिकैप फॉर एक्चुअली ओल्ड स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, और ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिकैप था, है ना, ताकि आपको पता लगे कि फॉर्मेशन होता कैसे। अब आ जाइए एम्ब्रियोसैक की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, फॉर्मेशन ऑफ, नोट करिए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब देखो होता क्या है, यहां पर क्या होता है, जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो जो डिवीजन होता है वो स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है। कैसा सेल डिवीजन होता है ना। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, तो एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे डिवीजन तो होगा माइटोसिस, ठीक है। लेकिन माइटोसिस से पहले थोड़ी सी बातें मैं करना चाहूंगा कि जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होता कैसे है। सेल डिवीजन में इन जनरल क्या होता है कि एक सेल होती है ना, ये कोई सेल हो गई, ठीक है ना। इस एक सेल के अंदर कोई एक न्यूक्लियस थी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब कोई सेल डिवाइड करती है तो सेल के डिवीजन में, सेल डिवीजन की प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड करती है ना। तो सेल डिवीजन में न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड करती है। न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड करती है तो इसको हम कहते हैं क्या है, तो एक न्यूक्लियस थी, इसमें क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ और न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड कर गई, है ना, यहां से ब्रेक होकर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना। आप देखो क्या है कि सेल में भरा क्या हुआ है, बाकी का क्या पार्ट भरा हुआ है। अब देखिए फिर से क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस हमने ये पढ़ लिया कि दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गई, न्यूक्लियस इधर आ गई, ठीक है। तो क्या था, ये सेल थी और सेल में ये न्यूक्लियस था और बाकी का जो हिस्सा भरा उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो अब क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। जब प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है तो देखो ऊपर से उसमें अरे बैग तो ला रहा माइक्रोफोन प्लीज 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 माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, हो जाए। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए जिसका इसका ऑन है, ठीक है, ठीक। माइक्रोफोन सब लोग, रौनक प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। देखिए अब क्या है कि प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड करेगा। प्रोटोप्लाज्म जब दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो इस तरह से यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो बीच में एक सेल वॉल बनेगी, तो यहाँ पे एक वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो जब प्रोटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, साइटोकाइनेसिस। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म काइनेसिस। तो जब भी कोई सेल डिवीजन होता है ना, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर होती है साइटोकाइनेसिस। लेकिन कई बारी दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना सेल डिवीजन का, दिस इज नॉर्मल सेल डिवीजन, नॉर्मल। पे साइटोकाइनेसिस तो हो गई, है ना। तो मतलब ये एक सेल थी और सेल से डिवीजन हुआ, और सेल से डिवीजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, है ना, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई।
तो सेल डिवाइड होगी। अभी क्या है, सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। फिर से सेल डिवाइड करी, सेल ने डिवाइड किया तो फिर सेल डिवाइड कर गई, लीजिए भाई। फिर से क्या हुआ, न्यूक्लियस, अभी 2 न्यूक्लियस डिवाइड हुई थी, अब 2 न्यूक्लियस 4 में डिवाइड हो गई, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 लेकिन फिर से साइटोकाइनेसिस हो गई लेकिन कैरियोकाइनेसिस नहीं हुई, ठीक है। फिर से इस सेल ने डिवाइड किया है, ये 4 से 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस तो हो गई लेकिन कैरियोकाइनेसिस नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी न्यूक्लियस, तो ऐसी सेल्स जब बनेंगी तो ये क्या कंडीशन क्रिएट होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर बन जाएंगे। मतलब यूनिसेलुलर है, सेल तो एक ही है लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारी है, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे, तो कभी भी मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कैसे क्रिएट होती है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन तब होती है जब डिवीजन में न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाती है लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होता। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने के लिए क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस तो होगी, कैरियोकाइनेसिस is not followed by साइटोकाइनेसिस। और यही होता है किस कंडीशन में, यही होता है भाई साहब इस एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन। आप इसको नोट कीजिए पहले और बताइए मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं आपको। These concepts are very important. This is basic but it's really very important. वो सब बच्चे जो नीट क्लियर करना चाहते हैं उनको क्लियरिटी इसी लेवल की होनी चाहिए। ओके ग्रेट अमन, बाकी लोगों को भाई समझ में आया, वलेहा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। गुड। आयशा, दक्षा, खदीजा, सब लोग समझ में आ रहा है सब लोग को? यस सर। गुड। सर ये माइटोसिस डिवीजन फॉलो हो रही है बिकॉज यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे माइटोसिस इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन होगा, है ना। क्योंकि देखो अब क्या है, अब ये जो सेल बनी है ये तो हैप्लॉइड है ही, अब ये हैप्लॉइड से कम तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी सेल्स हैप्लॉइड बनेंगी, तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है माइटोसिस ही हो रहा है। सो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। नोट कर लिया सब लोगों ने? आगे चला जाए। यस सर। ठीक है, तो मैं रिमूव करने जा रहा हूं, अगर किसी का रह रहा हो तो आप बोल दिया, अगर मैं, ठीक है ना, ठीक, गुड। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब देखो, तो हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे जो डिवीजन होगा, तो ये हमारा एक बड़ा सा, पहले एक एम्ब्रियो सैक पहले छोटी थी, ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, और फंक्शनल मेगास्पोर के ऊपर छोटे छोटे ये डिजेनरेटेड सेल्स हैं, एक ये सेल डिजेनरेट हो गई, एक ये मेगास्पोर डिजेनरेट होगा, और एक ये मेगास्पोर। तो अभी एक ही न्यूक्लियस में, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। तो देखिए फंक्शनल मेगास्पोर है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फर्दर डिवाइड करता है, बाकियों में डिवीजन नहीं होता, है ना। अब यहाँ पर होता क्या है, कैरियोकाइनेसिस, तो अब वही बात जो मैं आपको थोड़ी देर अभी डिस्कस करा था। अब यहाँ पर डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस टेकन प्लेस बट साइटोकाइनेसिस डिड नॉट टेकन प्लेस। तो अब क्या होता है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुई, और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस इधर चली गई चैलेजल एंड में, और एक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल पे चली गई। डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस मूव्स टू ऑपोजिट पोल। अब यहां पर अलग अलग पोल पे चली गई। इसके बाद क्या होता है, फिर से डिवीजन हुआ,
अब ये देखो इसका साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी फिर से डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद अब दो न्यूक्लियस फिर से क्या होगा, वही कैरियोकाइनेसिस तो होगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई, ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, फिर से कैरियोकाइनेसिस हो गई। इसके बाद फर्दर एक डिवीजन और होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिवीजन होते हैं, ठीक है, तो कितने माइटोसिस डिवीजन हुए, कितने डिवीजन हुए भाई, 3 डिवीजन हुए, है ना। तो यहाँ पर फिर से वही सीन होता है, साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी लेकिन कैरियोकाइनेसिस होगी, राइट। तो यहाँ 3 डिवीजन ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब फिर से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोनों पोल पे 4 सेल डिवाइड हुए। मेरी बात को बिल्कुल गौर से समझते जाइएगा, मैं आपको अभी पूरी बात नोट करवा दूंगा थ्योरी के फॉर्म में। ये स्कूल के आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए व्हाट हैपेंड एक्चुअली, एक ये डिवीजन हुआ, दूसरा ये डिवीजन हुआ और तीसरा ये डिवीजन हुआ, आगे अब चौथा डिवीजन नहीं होने वाला। तो यहां पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे 3 डिवीजन हुए, सेल डिवीजन, थ्री, बट हुआ कैसा हुआ, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस is not followed by साइटोकाइनेसिस, है ना। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस तो हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो दो न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहां पर फर्दर ये जो दो न्यूक्लियस हैं ये मूव करके कोई सी भी दो न्यूक्लियस सेंटर की तरफ, तो एक न्यूक्लियस इधर से और एक न्यूक्लियस इधर से, ये दो न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाएंगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 न्यूक्लियस रह जाएंगे, है ना, 3 न्यूक्लियस सब में रह जाएंगे। हाँ सर शायद गलत बैच में क्लास ज्वाइन कर लिया हूँ रहमानी, गलत बैच में। किस क्लास से हो आप, 11th वाला है क्या आपका? यस सर। ठीक है कोई बात नहीं, ये 12th का क्लास है, यू कैन स्किप। ठीक है भाई, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए किसी का, जिसका माइक्रोफोन ऑन हो प्लीज ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं अपने एंड से ऑफ करूंगा तो क्या होगा ना कि आप फिर क्वेश्चन पूछ नहीं पाओगे, आप अपने एंड से ऑन नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप लोग अपने एंड से माइक्रोफोन ऑफ रखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, तो इनमें से एक न्यूक्लियस बीच में आ गई, ठीक है, एक न्यूक्लियस यहां से आ गई और एक न्यूक्लियस से, तो 2 न्यूक्लियस यहां पर आ गई। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, अब होता यूं है 2 न्यूक्लियस तो ये मूव कर गई, रौनक आरिफ किस क्लास से हो आप, किस क्लास में हो? अच्छा 11th में। रौनक आज 12th की क्लास है, 11th की क्लास हम लोग मिलेंगे, मैं आपसे मंडे को मिलूंगा, मतलब टुमारो आई विल टेक 11th क्लास। तो 11th की क्लास टुमारो एट द सेम टाइम, है ना, 7 o'clock 7:30। तो आप टाइमिंग नोट कर लो, हो सकता है आपने गलत सुन लिया हो। 11th क्लास के लिए मंडे और दूसरा हमारा इज फ्राइडे। ओके थैंक यू सर। ठीक है तो कल मिलते हैं। या थैंक यू। अब देखो यहां पर क्या है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब देखो जो ऊपर की तरफ 3 न्यूक्लियस रह गई, अभी तक क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हुई,
लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, मतलब प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। अभी भी देखिए होगा क्या कि कंप्लीट सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां पर क्या हुआ, अब साइटोकाइनेसिस होगी। जब साइटोकाइनेसिस होगी तो देखिए होता क्या कि चैलेजल एंड पे, चैलेजल एंड पता है आप लोगों को? देखो यहां पर क्या है, यहां पे 3 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक ये सेल बनी, ठीक है, दूसरी ये सेल बनी और तीसरी ये सेल फॉर्मेशन होगा। एक साथ यहाँ पे 3 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो तीनों सेल्स हैं इनमें क्या होता है, आगे की तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, पीछे की तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कंप्लीट सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इन तीनों सेल्स को हम कहते क्या हैं, इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल होंगी किधर, एंटीपोडल सेल चैलेजा की तरफ होंगी, है ना। सो दे विल बी एट चैलेजल एंड, तो चैलेजा के एंड पे एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होगा। ये बीच में जो सेल्स बन गई, तो देखिए यहां पर ये तो आपकी हो गई एंटीपोडल सेल, तीनों एंटीपोडल सेल हो गए। ये जो सेल्स बनी है बीच में, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ये मैं बताते जा रहा हूं, बोर्ड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो जो ऊपर की तरफ सेल्स थी, इनसे भी 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बीच में एक अलग टाइप की सेल बनती है, अभी मैं बताऊंगा कौन सी जो अलग टाइप की सेल बनी बीच में है, कौन सी टाइप की सेल, ठीक है। बीच में थोड़ी सी बड़ी एक अलग टाइप की सेल का फॉर्मेशन होता है ना, और साइड में 2 छोटी छोटी सेल का फॉर्मेशन होता है, ये थोड़ी सी साइज में छोटी होती है कंपैरेटिवली। यहाँ पे भी कंप्लीट सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, पार्शियल सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये सब हैं क्या, इनमें क्या है कि एक जो सेल है ये वाली बीच में, ये एग सेल है, और बाकी की ये जो साइड में है ये सेल्स। तो देखो यहाँ पर ये हमारी एग है, ठीक है, और बाकी की इन जो 2 हैं इनको हम बोलते हैं साइनर्जिड, है ना। सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया, साफ लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। साइनर्जिड सेल का, है ना। तो 2 साइनर्जिड, एक एग, एक सेल पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर देखो एक सेल से एक सेल जो है, तो यहाँ पे कितनी सेल्स हैं बताओ, अच्छा कितने सेल हैं, कितनी न्यूक्लियस और कितनी सेल हैं, ये हमारा एम्ब्रियो सैक जो फॉर्म हुआ। नहीं वो ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल होंगी, है ना, मतलब इसको उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेजल सेल पे चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल होंगी, और जो माइक्रोपाइलर एंड होगा, ठीक है, माइक्रोपाइलर, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे हमेशा एग होगा, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो सैक कैसा भी हो सकता है, एम्ब्रियो सैक सीधा भी हो सकता है। आप शायद लास्ट क्लास में नहीं रहे होंगे, आप लास्ट क्लास में थे, किसने पूछा ऐसे क्वेश्चन? अच्छा अच्छा रेयान तुम तो थे लास्ट क्लास में। देखो रेयान समझो बात को, मैंने बताया था एक एम्ब्रियो सैक ऐसा होता है ना। अब देखो जब ये वाला एम्ब्रियो सैक बनाओगे, कौन सा, ऑर्थोट्रोपस, है ना, तो ऑर्थोट्रोपस में एग किधर होगा, ऊपर होगा, और एंटीपोडल सेल इधर होंगे, है ना। अब देखो अगर ऑर्थोट्रोपस के बाद एनाट्रोपस बनाओगे, है ना, अब देखो बता रहा हूं ना, बुक में ऐसा होगा। आप अगर एनाट्रोपस बनाओगे, देखो ऐसा, अब बताओ अब चैलेंजर लैंड किधर होगा, अब चैलेंजर लैंड ये हो जाएगा, इस वाले में चैलेंजर लैंड किधर होगा, इधर वाला होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी तरफ बना सकते हो, है ना, याद आ गया ना, इसमें किसी भी तरफ बना सकते हो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि एग ऑपरेटस जिधर होगा वो माइक्रोपाइलर एंड होगा, और एंटीपोडल जिधर होंगी वो चैलेंजर लैंड होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है, और किसी को डाउट तो नहीं कोई, बोलो भाई, एनी डाउट? ड्रॉ कर लिया सबने?
बाकी लोग प्लीज, बाकी लोग भी पूछे, बाकी लोग कोई नहीं पूछता। बताइए किसी और को डाउट हो प्लीज मैसेज कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मैसेज मी। तो अगर नहीं मैसेज करो तो मेरा क्वेश्चन का आंसर बताओ, सब लोग बताओ, मैं सबसे पूछता हूँ, उल्टा पूछूं। क्लियर है? गुड रक्षा। तो चलो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितनी सेल और कितनी न्यूक्लियस होती है? प्लीज बताइए। 8 cells और 8 nucleus. हाँ हाँ बताओ कितनी सेल्स? 8 8 सेल और 8 nucleus. पक्का? नहीं सर 9 सोचो। nucleus. अच्छा 9 न्यूक्लियस, ठीक है, बाकी कौन एक बताएगा? ताकत का. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चलो गुड गुड। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये होता है आपका एम्ब्रियो सैक है ना, एम्ब्रियो सैक। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। देखो 5 क्वेश्चन तो आपको 1 मार्कर मिलेंगे भी, है ना, और नीट में तो ऑब्वियसली सभी 1 मार्कर ही होंगे, है ना, 4 मार्कर होंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन ऑप्शनल्स होंगे। तो देखो मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा ये था पॉलीगोनम का। मैं पहले बता चुका हूं, जब भी हम एम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं तो पॉलीगोनम एक प्लांट है ना, उस पॉलीगोनम का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक में ये एंजियोस्पर्म का रिप्रेजेंटेटिव है। ये यूं पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, तो इधर पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक में या एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन था। हाउ मेनी सेल्स एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। तो कई सारे लोगों ने आंसर दिया, देखता हूं जरा कौन कौन दे रहा है। अच्छा द्रक्षा का कहना है 7 सेल, रेयान 2 न्यूक्लियर, खदीजा 8, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं, है ना, सब लोगों ने ट्राई कर लिया, दैट इज गुड स्पिरिट। आंसर जरूर दीजिए, है ना, अपना थोड़ा सा, है ना, हमेशा इससे क्लास शुड बी इंटरेक्टिव, हमेशा आंसर दीजिए। क्या होगा, गलत ही तो होगा, माइट बी, कोई हो सकता है गलत, कोई बात नहीं, बट मैटर ये करता है कि आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं अटेम्प्ट किया, और ये स्पिरिट सब बच्चों में होनी चाहिए। देखिए अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई ध्यान से समझो मेरी बात। ये वाला जो पूरा पार्ट है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये कंप्लीट पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, है ना, ये वाला पूरा पार्ट जो कलर्ड पार्ट है जिसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। ये पूरी एक सेल, ठीक है, काउंट करते जाना, ठीक है। अब मेरी तरह से काउंट करते जाना, कई सारे लोगों ने आंसर दे, ठीक है, कोई आंसर नहीं दे रहा। प्रैक्टिस मार्क्स, अच्छा मेक्स मैन परफेक्ट, हाँ खदीजा बिल्कुल सही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस आल्सो मेक्स वुमेन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे काउंट करते हैं ना, है ना, तो आप ही इसका आंसर दोगे। तो भाई देखो एक से लिए, दूसरी से लिए, तीसरी से लिए, चौथी से लिए, पांचवी से लिए, छठवीं से लिए, और पूरी ब्लू कलर वाला जो एरिया है ये 7वीं सेल है। कितनी सेल हो गई टोटल? 7 सेल। न्यूक्लियस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी न्यूक्लियस हो गई? एक न्यूक्लियस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स पाई जाती हैं, तो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक और एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इट ऑलवेज हैव 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। प्लीज इसको नोट आउट कीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूं जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको ये बोर्ड में लिखना होगा। देखिए नोट्स मैं आपको साथ साथ तैयार कराते चलूंगा, ठीक है ना सभी लोगों को। सर 8 न्यूक्लियस कैसे हुए? देखो ना बेटा, अच्छा एक बात देखो, ये देखो फिर से मैं काउंट करता हूं, देखना 3 ही हो गए, 3 3 6 और 2 ये
हो गई यस 8 कि नहीं यस, बताओ? हाँ हाँ हो गई। है ना, 8 हो गई ना। अच्छा देखो, ये बाकी जितनी सारी सेल्स हैं, साइनर्जिड के पास अपनी एक एक, है ना, एग के पास अपना एक न्यूक्लियस, इन सब के पास एक न्यूक्लियस है। ये जो पूरी एक सेल है, पूरी पूरी एक सेल है ना, सेंट्रल सेल, इस सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस है। इसीलिए सेल तो 7 है लेकिन न्यूक्लियस 8 होती है। डन? यस और किसी को डाउट? ठीक है, तो चलिए अब इसको नोट कर लिया आपने, डायग्राम नोट कर लिया सब लोगों ने? फिर मैं थ्योरी लिखवा देता हूं अगर आपने डायग्राम नोट कर लिया। सर। जो ये सेंट्रल में 2 न्यूक्लियस है, ये भी तो मतलब सेल्स ही हैं। जो ऊपर एंटीपोडल्स और ये वाले चले गए तो ये भी तो सेल्स ही थे, तो इनका ना ना, न्यूक्लियस तो खुद ही अंदर होगा ना। इनका इनका नहीं, जो इनका बीच सबको तो सेंटर ये सेंटर वाला है, हाँ ये। ये हाँ, तो ये देखो ना, हाँ सेल तो पूरी एक ही है ना, सेल तो एक है, ये सेल सर नहीं बट, है, ये न्यूक्लियस है, अच्छा ओके ये न्यूक्लियस है ना, ओके ओके, ये न्यूक्लियस हाँ है। और हाँ। सेल पता क्या, ये पूरी है, जो ब्लू वाला मैंने दिखाया ना, ब्लू वाला, ये पूरा ब्लू वाला मिला करके एक सेल है। सर बट इससे पहले वाले स्टेप में आपने बताया था कि जो हाँ ये 8 सेल्स हैं इनके 2 सेल सेंटर में आ जाते हैं। राइट, 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं, सेल नहीं, 2 न्यूक्लियस, हाँ सॉरी, हाँ न्यूक्लियस, है ना, ओके ये हाँ 2 न्यूक्लियस सेंटर है ना। तो देखो हाँ ये, हाँ इसको उसको हमने, समझ मेरी बात गई। बना, इसको हमने एक सेल माना है, यहां से लेकर के मैं कर ही देता हूं, यहां से लेकर के ये अब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर ना? अब देखो ये एक सेल यस हो गई, हाँ। ये वाली, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्स हो गई और न्यूक्लियस हो गई 8। ठीक है, सर ये 7 न्यूक्लियस बाद में सेल बन गए? हाँ 7 न्यूक्लियस सेल बन गए ना। देखो सेल ऐसे बन गए ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, है ना, ये जो 3 न्यूक्लियस थी इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये सेल बन गई। अच्छा ओके। क्लियर है? यस पक्का सबको? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब नोट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप डायग्राम बना लिए तो नोट करना स्टार्ट करें। अब देखो ये पूरे की पूरी प्रोसेस कहां पे हो रही थी, न्यूसेलस के अंदर हो रही थी। मैंने आपसे बताया था कि आर्चीस्पोरियल सेल न्यूसेलस के अंदर पाई जाती थी। नोट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, इसके नीचे नोट करना स्टार्ट कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. Formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बर्थ लेना या पैदा होना। ठीक है, तो मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। इट occurs inside nucellus, it occurs inside nucellus of ovule, it occurs inside nucellus of ovule, full stop। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट्स के फॉर्म में नोट करते हैं। नोट कर लिए सबने? सर ये जी, न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल को ही हम फंक्शनल मेगास्पोर कह रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, अभी मैंने देखो बताया था ना, देखो फिर से मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अच्छा कि आपने पूछ लिया। देखिए मैंने आपसे बताया था कि ये हमारा ओव्यूल था, है ना, ओव्यूल था, और ये ओव्यूल ऐसे था, ये ओव्यूल था, है ना, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। ठीक है,
अब इस ओव्यूल के अंदर, है ना, ये पूरा ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस वाली सेल होती है ना, ये न्यूक्लियस की सेल यहाँ पे थी। इन्हीं न्यूक्लियस की सेल से एक सेल आर्चीस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो गई, उसी आर्चीस्पोरियल सेल से मेगास्पोर बना। समझ में आया? ओके ओके। ये देखो बता देता हूँ फिर से, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा है ओव्यूल, है ना। इस ओव्यूल के अंदर ये जो टिश्यू है न्यूसेलस, न्यूसेलस, इस टिश्यू को बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस से ये न्यूट्रिशन लेता है, मेगास्पोर जब बनता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस में ही एक सेल थी, वो आर्चीस्पोरियल सेल बनी, उसी आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन और डेवलपमेंट हुआ और बन गई मेगास्पोर मदर सेल। यही मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होती है और यही मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। अब समझ में आया? यस सर। तो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस से ही क्या बना है, एम्ब्रियो, ये मेगास्पोर, है ना। और इन्हीं में से 3 डिजेनरेट हो गई हैं, एक जो फंक्शनल वाला बचा था, उसी फंक्शनल वाले से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। अभी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, a single cell called archisporium, a single cell called archisporium, जिसको स्पेलिंग ना है पूछ लीजिएगा, a single cell called archisporium, मैं लिख देता हूं archisporium, a single cell called archisporium differentiate into megaspore, differentiate into megaspore mother cell, differentiate into megaspore at माइक्रोपाइलर एंड, एट, इस वाले पॉइंट को माइक्रोपाइल कहते हैं, एट माइक्रोपाइलर एंड। तो हमेशा मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, मतलब इस तरफ होगा, ना कि इस तरफ। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड थ्रू मियोसिस, megaspore mother cell divide through meiosis and produces 4 megaspore and produces 4 megaspore in linear fashion, produces 4 megaspore in linear fashion, out of which 3 megaspore die. Out of which 3 megaspore die, and a functional megaspore is produced. ठीक है, मेगास्पोर के बाद out of which formation of 4 megaspore takes place, out of which 3 degenerate, out of which 3 degenerate and get consumed
and get consumed. The fourth one becomes functional. The fourth one becomes functional megaspore. Next point. Functional megaspore divide 3 times. Functional megaspore divide 3 times. In this division, karyokinesis, in this division, karyokinesis takes place, but in this division, karyokinesis takes place, but cytokinesis do not takes place. Full stop. At this stage, 4 nucleus. At this stage, 4 nucleus, 4-4, 4 nucleus get arranged at opposite poles. At this stage, 4 nucleus get arranged at opposite poles. Next point. One nucleus from each pole, one nucleus from each pole move towards, one nucleus from each pole move towards center. And they become polar nuclei. And they become polar nuclei. ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई में यहाँ पे ये डिप्लॉयड नहीं है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस एक साथ हैं, तो हम लिखेंगे N+N। पोलर न्यूक्लियाई को क्या बोलेंगे? ये डाई न्यूक्लिएट कंडीशन है, डाई कैरियोटिक कंडीशन है, मतलब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों हैप्लॉइड हैं एक सेल के अंदर, ठीक है ना, इसको हम N+N निकले, ठीक है। इसको कभी भी हम 2N नहीं लिख सकते, 2N लिखना गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, at micropylar end, all 3 cell at micropylar end, all 3 cell develop cell wall. At micropylar end, all 3 cell develop cell wall partially. Full stop. इसी में लिखेंगे कंटिन्यू। The central larger one becomes
becomes egg cell. The central larger one becomes egg cell, and rest of the two marginal cell become, and rest of the two marginal cell becomes synergid. फुल स्टॉप इसी में लिखेंगे, and synergid, one egg and two synergid, one egg and two synergid, collectively called egg apparatus. One egg and two synergid, collectively called egg apparatus. Next point. At chalazal end, all three cells अच्छा रिपीट कहां से रह गया रेहान? One egg cell and two synergid, one egg cell and two synergid, collectively called egg apparatus. Egg apparatus. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है at chalazal end, all three nucleus develop cell wall around it. At chalazal end, all three nucleus develop cell wall around it and produces three antipodal cells. Full stop. Next point. By this way, we can say a fully developed embryo sac. By this way, we can say a fully developed embryo sac contain three cells, contain the 7 cells, and by this way we can say a fully developed embryo sac contain 7-celled and 8 nucleus embryo sac. फुल स्टॉप. अब बताइए किसी को डाउट हो, कोई डाउट हो पूछे. किसी को कहीं पे भी कोई डाउट या ना समझ में आया हो इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके 99% अगर आप मेरे से पूछो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, तो मैं यही बोलूंगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल. ठीक है, ये बोर्ड के लिए इसलिए मैंने इसको प्रॉपर आपको लिखवा दिया. नो डाउट. गुड सुलेहा. बाकी लोग प्लीज नए वाले लोग बताएं
ठीक है, सुलेहा ने तो बता दिया। जूहा आप बताओ, और खदीजा, द्रक्षा, सब लोग बताओ भाई। आयशा, बोलो भाई, सब लोग बताइए, कहीं पे कोई डाउट? अमन, क्लियर, ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए अब मैं ये वाली ड्राइंग क्लियर करता हूं। और कई बारी एक 3 मार्कर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्म फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सेट, ठीक है। ओ गुड अमन, गुड, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ अ वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ और फुल्ली डेवलप्ड डायग्राम ऑफ पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सेट, या ये 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, है ना। मैं आपको बताता चलूंगा जो चीज बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नीट पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनकी जो वॉल्स होती है फुल्ली डेवलप्ड होती है, पार्शियल डेवलप होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि आगे की तरफ तो यहाँ डेवलप होती है, पीछे की तरफ नहीं डेवलप होती, फिर पार्शियली डेवलप्ड होती है। कितने बार डिवीजन होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या एक मेगास्पोर या आर्चीस्पोरियल सेल से उसका एम्ब्रियो सैक्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, या मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह के कुछ आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अब थोड़ा सा इसका डिटेल डायग्राम हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायग्राम भी पूछा जाता है। तो दिस इज फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सेल, है ना। और इसमें देखते जाइए, बीच में, अब ऊपर वाले को मैं माइक्रोपाइलर मान रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक सेल का डेवलपमेंट होता है। और अदर देन इसकी जगह मैं सॉलिड वाला लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ये बड़े टाइप का। हाँ, ये हो गया हमारा एग। बहुत ध्यान समझते आना, है ना। अभी मैं पूरी लेबलिंग कर देता हूँ। ये हमारा हो गया एग। एग के साथ में, ठीक है, अब यहाँ पर 2 साइनर्जिक सेल्स होती हैं। जो मैंने आपको अभी बताया, एक ये एग को ऐसे ढक के रखती हैं, ठीक है ना। मतलब एग आधा पीछे की तरफ दबा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एग को ढके रहती हैं, ऐसे कवर्ड करके रखती है ना। एग को इस तरह से ढक के रखती हैं। ठीक है, इस तरह से इसको ढक के रखती हैं। देखो, तो ये एग को इस तरह से ढक करके रखती हैं। अब देखो, इन्हीं के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर, है ना। इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? इस तरह के फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, क्या करते हैं? इनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि उसको आना किधर से है। मतलब पॉलन ट्यूब को गाइड करने का फंक्शन करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस होगा, ठीक। तो देखो, एक एक करके मैं आपको इसका नेम बताते जाता हूँ।
ये 2 सेल्स हो गए और हमारी दूसरी ये सेल्स हो गई और तीसरा ये स्ट्रक्चर। इसमें से मैंने आपको बताया ये दोनों हमारी कौन है, ये दोनों हमारी साइनर्जिड है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसकी प्लॉइडी क्या है तो ये हैप्लॉइड सेल है साइनर्जिड। तो ये 2 साइनर्जिड हो गई, ठीक है। और साथ में ये हमारा हो गया एग, एग भी हैप्लॉइड और साइनर्जिड भी हैप्लॉइड। एग और साइनर्जिड को दोनों को मिला करके इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं आप इसको कहते हो एग एपरेटस, इसको कहते हैं, यू कॉल इट एग एपरेटस। ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉडीज हैं इनको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका मैं रोल तब बताऊंगा जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको इसका रोल भी बताऊंगा कि कैसे कैसे फंक्शन करता है, ये कीमोटैक्सिस का फंक्शन करता है। तो एग ऑपरेटस हो गया, और हमेशा ये जिस एंड पे होंगे उस एंड को भाई साहब हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, है ना। इसी मतलब इसी वाले एंड से, इसी वाले तरफ से, यहाँ से इसी की तरफ से होगा क्या, इसको माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। द रीजन बिहाइंड इट कि यहीं पर इसी की तरफ से यहाँ पर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, इसको हम लोग कहेंगे। तो ये माइक्रोपाइलर एंड में हमेशा यहाँ पर इसी की तरफ से ही, इस वाले स्ट्रक्चर की ही तरफ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी। This is called micropilar. ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ठीक है। और नीचे की तरफ ये वाला जो एंड है, ठीक है, दिस विल बी चैलेजल एंड, ये चैलेजल एंड होगा, ठीक है। ये हमारा चैलेजल एंड है, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड है। जो हमारा चैलेजल एंड था, इसी चैलेजल एंड से इस इधर से नहीं होती, उधर से माइक्रोपाइलर एंड से उसकी एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, ठीक है। अब आ जाते हैं चैलेजल एंड पे। चैलेजल एंड में मैंने बोला कि तीनों सेल्स एक ही टाइप की होंगी। अब देखो चैलेजल एंड पे जो तीनों सेल एक ही टाइप की होंगी उनको हमने बोला एंटीपोडल सेल। एक ये, दूसरी ये, और तीसरी ये, ठीक है। ये तीनों एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल, दे ऑल विल बी हैप्लॉइड, है ना। तो 3 एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे चैलेजल एंड में। और बाकी की बीच में जो रही बात, बीच वाली जो आपकी सेल्स बनती है, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो आपकी बन गई जाकर के
पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। और ये वाली जो आपकी शेल है, दिस इज अ डिफरेंट शेल। ये एक अलग सेल है। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं। सेल 7 है, ये जो पूरा येलो कलर से बताया मैंने, ये एक सेंट्रल सेल है जिसमें बीच में जो न्यूक्लियस है ये वाली, और इस न्यूक्लियस को आप बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियस। दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इसे बोलेंगे N+। तो ये हमारा हो गया पॉलीगोनियम टाइप, और ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज सेंट्रल वैक्यूम। दिस इज डन। तो ये हमारा था एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा तो अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आपको यही बनाना पड़ेगा, यही बना के आना होगा। एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। हाँ, ये येलो वाला पार्ट जो खदीजा है ना, यही यही ये सेंट्रल सेल है, एक अलग, ये 7th सेल है। ये 7th सेल है, पूरा येलो वाला एक सेल है, सबसे बड़ी सेल यही है। इसमें 2 न्यूक्लियस है, सेंट्रल। और भाई किसी को डाउट? सर पॉलन ग्रेन्स कहाँ से एंटर होंगे? क्या क्या? पॉलन ग्रेन्स कहाँ से एंटर होंगे इसमें? पॉलन पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर होगी, देखो यहाँ से माइक्रोपैलेट एंटर। ठीक है, अब देखो ऐसा होगा। अब इसके ऊपर क्या होगा, जब मैंने ओव्यूल बढ़ाया था, शायद आप नहीं रहोगे, इसके ऊपर पीछे इस तरह से ये इंटेग्यूमेंट यहाँ पे लगे होते हैं, इंटेग्यूमेंट। पॉलन ट्यूब आएगी यहाँ से, इधर से माइक्रोपाइलर एंड से, जनरली इन जनरल, वरना पॉलन ट्यूब तो कई सारी जगह से एंटर कर सकती है। पॉलन ट्यूब इसमें 2 गैमीट होंगे, और पॉलन ट्यूब यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी, तभी ये एग को फर्टिलाइज करेगी। ठीक है, डाउट भाई किसी को बताइए? एनी डाउट? नो डाउट? क्लियर क्लियर। नीट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बेटा, देखो खदीजा, नीट के लिए देखो मैं सबको बताता हूँ, नीट के लिए कोई एनसीईआरटी इज नॉट परफेक्ट बुक, है ना। एनसीईआरटी से 70% क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, 75% भी मिल जाएंगे, बाकी के 25% करीब क्वेश्चन बाहर से आएंगे, है ना। तो देखो ऐसा मैं बुक तो रिफर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जितना बढ़ाता हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, उसके साथ में एक प्रैक्टिस सेट साथ में रख लीजिए। प्रेफरेबली अगर आप बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते तो मैं बोलूंगा जो सही बुक होती है, सबसे पहले एमटीजी ले लो, एमटीजी कर डालो एक बार, ठीक है, एमटीजी इजी होती है। बाकी आप सीधे, अच्छा बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे एररलेस ले लो,
बहुत वाहियात और बकवास बुक है, बिल्कुल मत लेना, कोई भी मत लेना, ठीक है। आई सजेस्ट यू पर्सनली, ठीक है ना, लोगों के चक्कर मत पड़ना। सब लोग बोलते हैं कि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। आई विल आस्क यू नंबर ऑफ द क्वेश्चन दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, दे आर नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। 75% क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम एनसीईआरटी, फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और आपको बुक से बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाहर का जो 25% कंटेंट है वो मैं आपको देखिए देता जा रहा हूँ। आप देखेंगे मैं आपको एनसीईआरटी से ज्यादा ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये तो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। साथ में आप लोग एक काम करो कि सबसे पहले आप एमटीजी की बुक लो, एमटीजी की बुक कर डालो पूरी 11 12 की बायोलॉजी। उसके बाद जब एमटीजी आपको लगे पूरा हो गया है तो अगली बुक आपको खरीदनी है सिंगेश की, उसके आगे कुछ भी नहीं है। दैट इज नोट्स CRT, that is enough, that is enough. And for sake of practice, take MCD का क्वेश्चन बैंक लेना प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप MTG लेंगे, MTG का क्वेश्चन बैंक, और जब MTG का क्वेश्चन बैंक हो जाए तो उसके बाद फाइनल प्रैक्टिस। फॉर फाइनल प्रैक्टिस you all have to take, that is which one, Singesh। सर 11th की बायो, मतलब जैसे 11th की बायो स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये सही होगा कि हम एक ईयर स्किप कर दें नीट के लिए? नहीं कह रहे हो 11th की बायोलॉजी अगर सही नहीं है तो उसके लिए हाँ सिर्फ 12th की आप ले लो, है ना, 12th की ले लो। लेकिन मैं प्रेफरेबली बोलूंगा आप पूरी ले लो, है ना, दोनों ले लो। 11 12 की कंबाइंड होगी सिंगेश की, ठीक है ना, उसकी सॉरी एमटीजी की, ठीक है। बोर्ड्स के लिए कवर हाँ हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो गया 100%। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा दूं इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। बात आगे का देखेंगे, अगर क्रैश कोर्स वगैरह चलेगा तो 11th का भी मैं करा दूंगा, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो 12th का सिलेबस तो मैं जितनी बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक में, ठीक है ना, सितंबर मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग मान लो, ठीक है। और आप ये मानो कि मैं आपको 5 बार कम से कम रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। और 11th का भी जो सिलेबस पे कई सारे पुराने बच्चे मिलेंगे आपको जिन्होंने ऑफलाइन मेरे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो आप ये देखिए 11th की बात रही तो उसके पहले एग्जाम के पहले हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि हम 11th कर सकें। जो बच्चे एक्चुअली 12th पढ़ लेते हैं उनको मुझे 12th नहीं पढ़ाना पड़ता नीट के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ा पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सब पढ़ना है। बोर्ड्स के लिए देखो जितना आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट। जैसे मैंने बनवाया जो मैं लिख के आया एकदम हूबहू यही लिखाना। आपको बढ़िया नंबर नहीं मिले आप वैसे बताना। खदीजा बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी इज एनफ, और एनसीईआरटी के साथ में मैं जो आपको लिखवाता जा रहा हूँ थ्योरी आप यही लिख के आना। और बताइए और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेरी? हाँ बस आपसे आप लोगों से मैं एक ही चीज बोलूंगा, जहां पे आपको कोई चीज ना समझ में आए वो कितनी बेसिक हो, कितनी भी प्राइमरी लेवल की हो, एकदम बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ो। खदीजा ये 11th के लिए ना अपन जब क्या करेंगे, जैसे क्रैश कोर्स वगैरह तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे हम लोग, है ना। तो जब आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद 11th मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। कई सारे बच्चों को तो मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे, जैसे रेयान ही है, रेयान मेरा पुराना स्टूडेंट है, तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं प्रॉपरली, है ना। लेकिन फिर से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोचिंग नहीं की थी 11th में, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ठीक है, विल डू दैट, है ना। 11th आपको टफ लग रहा होगा, हम लोग पढ़ेंगे, दैट यू विल फील दैट इज इजी। और आपको एक बात और बता दो, 60% सिलेबस 12th से क्वेश्चन आता है नीट में, 40% क्वेश्चन 11th से आता है, जबकि 11th का सिलेबस ज्यादा है, तो 23 चैप्टर है ना। और बताइए और किसी को कोई रक्षा समझ आया बेटा? 100% समझ में आया या कोई डाउट है बताओ? रक्षा, आयशा, वेलकम खदीजा, वेलकम। रक्षा, आयशा, आप लोग बताओ। स्वलेहा, एनी डाउट? जुहा, जुहा बोलो बेटा, मैंने तो कुछ बोला नहीं यार आज। वेलकम खदीजा, वेलकम। ओके गुड चलेगा, थैंक यू। पिछले क्लास की वीडियो मिल सकते हैं। हाँ अमन, एक बारी निष्कर्ष सर से बात कर लेना, आपकी उनसे बात हुई होगी, शायद उन्होंने मैसेज किया होगा। निष्कर्ष सर के पास पूरा बैकअप होता है ना, क्योंकि वही पूरा ऑपरेट करते हैं, उनके पास पक्का बैकअप होगा, ठीक है। आप एक बार उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। तो वाइंड अप करते हैं, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। सो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
ऑल ऑफ यू पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट हो तो फिर से पूछिएगा।